हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम में अपन ने यहाँ तक कंप्लीट किया था पैसिव इम्यूनाइजेशन तक। तो इम्यूनाइजेशन के ये दोनों तरीके थे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी होता है और पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका भी है। ठीक है। अब उसके अलावा एक आपके दे रखा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट मतलब कि उसमें आप दो डिफरेंट जो डीएनए हैं उनको जोड़ के कोई आगे प्रोडक्ट बना रहे हो। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। कि एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड किसकी, ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। कि हम किसी पैथोजन का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको या तो बैक्टीरिया में डालें या यीस्ट के अंदर डालें, और इनके अंदर डाल के वो जब उसमें काम करने लग जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में या यीस्ट में पैथोजन का, तो वो आगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, तो क्या बनाएगा, उसकी पॉलीपेप्टाइड, उसकी प्रोटीन चेन बनाएगा। तो उस पॉलीपेप्टाइड का जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड है उसका हम किस में यूज करते हैं, अपनी वैक्सीन्स में यूज करते हैं। जैसे में इसमें ऊपर आया था कि वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसको और ये फिर वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एंटीजेनिक प्रोटीन को, तो इसके खिलाफ उसकी बॉडी क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडीज़ बनानी स्टार्ट कर देगी और उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। लेकिन जब पहले टाइम पे फर्स्ट टाइम पे एक्चुअल इन्फेक्शन में उसने न्यूट्रलाइज किया, तो साथ साथ में वो क्या बनाएगी, मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल बनाएंगी, जो सब्सिक्वेंट अगर फिर कभी वो पैथोजन आ गया तो उसको जल्दी से किल कर देंगे। लेकिन इसके लिए शुरू में क्या डाला, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन बना के। तो ये एंटीजेनिक प्रोटीन किसी पैथोजन की पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कैसे तैयार करेंगे, तो उसको बनाने का एक तरीका क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उससे हम अनेबल हो गए हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है, अभी आएगा आगे। इससे हम इतने अनेबल हो पा रहे हैं कि एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड किसी पैथोजन की बना पा रहे हैं। कहाँ पे, किसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करके, या तो बैक्टीरिया को जैसे कोलाई को, या फिर यूकैरियोट्स में यीस्ट को, फंगी है यीस्ट, उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो वैक्सीन बनेगी, तो अब भाई इनको हम बड़े कल्चर में ग्रो करेंगे, बड़े कल्चर में, और इनसे जो कोई ये पॉलीपेप्टाइड बनेगी उसको लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसकी करने लग जाएंगे। तो ऐसे जो वैक्सीन प्रोड्यूस होगी यूजिंग दिस अप्रोच, कौन सी अप्रोच, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाली अप्रोच, उससे क्या हो जाएगा, अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एक तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे, बहुत बड़े कल्चर में ग्रो करेंगे बैक्टीरिया को यीस्ट में, ताकि वो ज़्यादा प्रोटीन बनाए, और ग्रेटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी किसके लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, इम्यूनाइजेशन करने के लिए ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उसकी। और ऐसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके हमने किसकी वैक्सीन बनाई है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई है, जिसमें एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म किसको यूज किया था, यीस्ट को यूज किया था। तो अब ये बता रखा है, आपको ये डायग्राम बनाना है अपनी एनसीईआरटी में कि कैसे रिकॉम्बिनेंट एंटीजन की वैक्सीन बनाएंगे। यानी कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है, पॉलीपेप्टाइड, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन की, किसके अंदर, या तो बैक्टीरिया में या यीस्ट के अंदर बनाना है। अब सपोज ये करो ये वायरस है, तो वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल होगा। तो एक्चुअल में तो कोई भी एंटीजेनिक इस वायरस की कोई प्रोटीन है वो डिसाइड बनेगी कि नहीं बनेगी, डिसाइड तो कौन ही करेगा, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए। अब हमने इसका ये जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इसको ऐड कर दिया एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए जो साइटोप्लाज्म में होता है बैक्टीरिया के, प्लाज्मिड। ये उसका जेनेटिक मटेरियल था, प्लाज्मिड की फॉर्म है बैक्टीरिया का। इसमें हमने वायरस का जेनेटिक मटेरियल ऐड कर दिया, वो पार्ट ऐड कर दिया जेनेटिक मटेरियल का जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो ये अब क्या बन गया, एक्सप्रेशन वेक्टर। ये प्लाज्मिड एज ए वेक्टर ही तो काम कर रहा है, इसको डिलीवर कर रहा है विद वायरल जीन। ये वेक्टर किसके साथ है, वायरल जीन के साथ। अब इस रिकॉम्बिनेंट, अब ये कैसा डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें दो डीएनए रिकम्बाइन हो रहे हैं, एक तो प्लाज्मिड का डीएनए, दूसरा वायरस का डीएनए। और इस एक्सप्रेशन वेक्टर को हमने किस में इंट्रोड्यूस करा दिया, किसी सेल में। मान लो ये ई कोलाई है, बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर हमने डाल दिया। ये बैक्टीरियल ई कोलाई का खुद का डीएनए है जो उसका सेंट्रल न्यूक्लियोइड में होता है। अब हमने ये प्लाज्मिड डाल दिया उसके साइटोप्लाज्म में। तो ये प्लाज्मिड अब रेप्लिकेट भी करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये जब
प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन एक्चुअली इस वायरल डीएनए की भी बनने लग जाएंगी। तो इस वायरल डीएनए की प्रोटीन्स को हम अलग कर लेंगे। तो इस वायरस ने जो प्रोटीन बनाई वो क्या बोली जाएंगी, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। इस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया कि हमने कल्चर बड़े लेवल पे कल्चर किया इस ई कोलाई को, सो दैट लार्ज एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड की प्रोडक्शन हो। और इसको आइसोलेट करके हमने फिर वैक्सीन में यूज कर लिया। फिर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कराया बॉडी में, तो उसके खिलाफ पहले टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया तो एंटीबॉडी बनी, उन एंटीबॉडी ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन सेकंड टाइम के लिए अपनी वो बॉडी में क्या बन गई, मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल बन गई। अब कभी नेचुरल तरीके से ये वायरस आ गया अपनी बॉडी में, तो इसके खिलाफ पहले से अपनी बॉडी में क्या बनेंगी, प्रेजेंट मिलेंगी बी एंड टी लिम्फोसाइट, जो उसको सब्सिक्वेंट एक्सपोजर पे पहचान लेंगी और मैसिव प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी एंटीबॉडी का, तो वो किल हो जाएगा। तो ऐसे ये इम्यूनाइजेशन का तरीका है। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सी वैक्सीन बनाते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाते हैं, और उसको किस में डाल के बनाया था, यीस्ट यूज करके बनाया था। और आपको ये एक डायग्राम बनाना आना चाहिए कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल निकाला जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बना सकता है, उसको हमने किसी प्लाज्मिड के साथ ऐड किया, तो प्लाज्मिड उसका वेक्टर हो गया, उसको कैरी करने वाला हो गया, और इसको फिर ई कोलाई के जैसे अंदर डाल दिया, यीस्ट के अंदर डाला, फिर वो काम करने लग जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन का बनना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन होने लग जाएगी, फिर हम उसको आइसोलेट करेंगे और उससे वैक्सीन डेवलप कर लेंगे। तो ये एग्जांपल तो पक्का याद होना ही चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन प्रोड्यूस की है किसके अंदर, यीस्ट के अंदर, और ये डायग्राम बनाना है आपको। इसके बाद आपका टॉपिक आता है एलर्जी। लेकिन उससे पहले आपको ये एक दो डिटेल और पता होनी चाहिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, कि एक्टिव इम्यूनिटी जो रहती है इसके अंदर, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या बनती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो रहती है जिसमें एंटीबॉडी अपनी बॉडी खुद बनाती है। जब कोई बाहर से पैथोजन आ जाए, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड आ जाए, तो बॉडी खुद बनाती है। तो वो खुद एंटीबॉडी बनाएगी पहले टाइम पे, तो दूसरी टाइम में मेमोरी सेल्स भी बन जाएंगी। तो यानी कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इस केस में डेवलप होती है। दूसरा, इसमें अपना खुद का इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, एक्टिवेट, कि अपनी बॉडी खुद लिम्फोसाइट वगैरह हैं वो एंटीबॉडीज बनाएंगी, कोई बाहर से एंटीबॉडीज का इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर। तो एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में ये 2 पॉइंट्स और लिखने हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी डेवलप होती है इस केस में, कि अपनी बॉडी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, मेमोरी बी लिम्फोसाइट मेमोरी टी लिम्फोसाइट बनाएगी, तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बन गई। दूसरा, उसमें अपना खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी वाला केस था जिसमें बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उस केस में नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप, अपनी बॉडी में कोई मेमोरी बी सेल मेमोरी टी सेल बनेंगी नहीं बनेंगी, क्योंकि उसमें तो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी बाहर से ले रहे हैं जो डायरेक्ट पैथोजन को किल करने में रोल प्ले कर रही होगी। तो उन एंटीबॉडीज़ के खिलाफ कोई थोड़ी मेमोरी बी मेमोरी टी सेल बनेंगी, तो कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप नहीं होगी। दूसरा, उसमें अपना इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि हम तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो ये दोनों पॉइंट भी इनके बारे में अच्छे से याद करने हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, अब अपना मेन टॉपिक आता है, अगला टॉपिक एलर्जी। तो एलर्जी में क्या कह रहा है, इसमें ये नीचे वाला पैरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है व्हेन यू हैव गॉन टू ए न्यू प्लेस एंड सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो एक्सप्लेन रीज़न, कि कई बार हम किसी नई जगह पे जा रहे हैं, जैसे रूरल एरिया के पर्सन है वो, अगर हम अर्बन एरियाज़ में जाएं तो वहाँ पे जैसे पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे कई पर्सनस को एलर्जी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपियर्ड, कि हम कहीं नई जगह पे जाएं तो सडनली जो एलर्जी के सिम्टम्स है वो चालू हो जाएंगे, और हम वहाँ से अगर वापस आ रहे हैं तो वो सिम्टम्स फिर से डिसअपियर हो जाएंगे। कह रहे डिड दिस हैपन टू यू, और सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द एनवायरनमेंट में कुछ पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं कुछ पर्सनस, और द अबव मेंशन्स रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी, एलर्जी की वजह से हो सकता है। अब एलर्जी अलग अलग चीज़ों से हो सकती है, किसी को पोलन्स की एलर्जी होती है, किसी को माइट से एलर्जी होती है, किसी को और पोल्यूटेंट जो भी रिलीज होते रहते हैं माइक्रो पार्टिकल्स वगैरह, उनसे एलर्जी होती है,
विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह के हिसाब से वो अलग अलग हैं। अब आपको ये पैरा एलर्जी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। तो पहले लाइन में तो क्या बता रखा है, एलर्जी की डेफिनेशन बता रखी है कि द एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स, कि अचानक जो हायर रिस्पॉन्स पैदा होता है, किसका, रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, कि कुछ सर्टेन एंटीजन जो प्रेजेंट है अपने एनवायरनमेंट में, उनके खिलाफ, उनके लिए अपना जो इम्यून सिस्टम है वो अचानक हाईली फास्ट, हाईली जो क्विकली ज़्यादा काम कर रहा हो, ऐसा रिस्पॉन्स पैदा करता है अचानक से, तो वो क्या बोले जाते हैं, एलर्जी बोली जाती है। ठीक है, तो अब कौन से जो सब्सटेंस जिनके खिलाफ ये एलर्जिक सिम्टम्स स्टार्ट होंगे बॉडी में, उनको हम क्या बोल देंगे, अलर्जेंस, कि द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस और कॉल्ड एलर्जेंस। तो भाई एलर्जी कोज करने के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे पोलन ग्रेन प्रेजेंट हैं, कहीं पे माइट्स हैं या कोई और पार्टिकल्स हैं, तो वो सिंपली क्या हो जाएंगे, वो एलर्जेंस हो जाएंगे। अब उनके लिए अपनी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज। तो द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस आर ऑफ टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एलर्जी वाले केस में अपनी बॉडी कौन सी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। तो इस केस में मेन कौन सी एंटीबॉडीज़ बनेगी, IgE बनेगी इस वाले केस में। और फिर एग्जांपल बता रखे हैं, कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन है एलर्जेंस के। तो एलर्जन क्या हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं जो डस्ट में प्रेजेंट हो, या पोलन हो कहीं पे, या एनिमल डेंडर हो। तो ये सारे एग्जांपल हैं एलर्जेंस के जो कहीं आसपास मिल सकते हैं। तो इसमें पहले तो डेफिनेशन है एलर्जी की, फिर जिन सब्सटेंस के खिलाफ एलर्जी का रिस्पॉन्स पैदा होगा वो उसको एलर्जेंस बोलेंगे। उन एलर्जेंस के खिलाफ एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, IgE बनेगी उनके खिलाफ। और कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हैं एलर्जेंस के, माइट्स हो गया डस्ट में पोलन ग्रेन हो गए, या एनिमल डेंडर है कि जहाँ एनिमल रहते हैं आसपास तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो एनिमल डेंडर हैं। अब है सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अभी इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है सिम्टम्स क्या दिखेंगे। तो सिम्टम्स क्या होंगे ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, वाटरी आइज हो जाएगी, रनिंग नोज वाली कंडीशन आ जाएगी, एंड डिफ़िकल्टी फील होगी किसके अंदर, इन ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी फील होने लग जाएगी। तो ये चारों सिम्टम अच्छे से याद करने हैं एलर्जिक रिएक्शन में, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये उसके बेसिक सिम्टम्स हैं जो स्नीजिंग में अपीयर होंगे। अब है कि उसके बाद रीज़न क्या है एलर्जिक रिस्पॉन्स के, ये सिम्टम्स आ रहे हैं इनके ओवरऑल रिस्पॉन्स रीज़न क्या है। तो कहला एलर्जी क्यों होएगी, एलर्जी इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स, अपनी बॉडी सर्टेन केमिकल्स अचानक प्रोड्यूस करने लग जाती है। क्या, कौन से, लाइक हिस्टामिन रिलीज होने लग जाएगा, सेरोटोनिन रिलीज होने लग जाएगा फ्रॉम द मास्ट सेल। तो अपने मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, अपनी जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मास्ट सेल होती हैं, तो वो क्या रिलीज़ करने लग जाती हैं, हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज़ करने लग जाती हैं। और एक अपनी WBC भी है, बेसोफिल्स, वो भी हिस्टामिन सेरोटोनिन ये रिलीज़ करने लग जाती है। तो इनकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। तो ये रिलीज होने लग जाएंगे मास्ट सेल, और वो रीजन है एलर्जी होने का। और फिर कह रहा है फॉर डिटरमाइनिंग द कोज ऑफ एलर्जी, कि किस वजह से एलर्जी हो रही है किसी को, तो डॉक्टर क्या करेंगे, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। तो एंड रिएक्शन स्टडीड, कि किस वजह से ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन से पॉसिबल एलर्जेंस की वजह से। तो वो कैसे पता लगाते हैं कि उस पेशेंट में उसको एक्सपोज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर स्मॉल डोज किसकी, किसी पॉसिबल एलर्जेंस की वजह से। तो डिफरेंट एलर्जेंस में फिर ये पता लगाते हैं कि कौन से एलर्जेंस के खिलाफ उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या है कि इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, वो कौन सी है। तो द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक, क्या यूज़ करेंगे, एंटी हिस्टामिन, क्योंकि जो एलर्जिक रिस्पॉन्स था वो उसमें हिस्टामिन रिलीज हो रहा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए सिम्टम्स को क्या क्या यूज़ करेंगे, एंटी हिस्टामिन, एड्रीनलिन एंड स्टीरॉइड्स। ये तीन चीज़ें यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन ड्रग्स। वो क्या करेंगे, क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। अगर इनको हम यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से एलर्जिक सिम्टम्स को कम कर देंगे, रिमूव कर देंगे।
और फिर क्या कह रहा है, सम हाउ मॉडर्न डे, आज की जो अपनी लाइफस्टाइल हो गई है, हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल रीजंस क्या हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए एलर्जिक रिस्पॉन्स का प्रोड्यूस होने का, कि ओवरऑल जो अपनी इम्यूनिटी है वो क्या हो गई है, लो हो गई है। हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिव टू अलर्जेंस, और हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं अलर्जेंस के लिए। और मोर एंड मोर चिल्ड्रंस इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। जो अपने मेट्रो अर्बन एरिया हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें जो चिल्ड्रंस हैं उनकी इम्यूनिटी तो काफ़ी वीक है, तो वो अपनी लाइफ में जल्दी एलर्जिक रिस्पॉन्स से या अस्थमा वाली कंडीशन से अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट से, इम्यूनिटी पावर लो होने की वजह से। तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। ये क्यों है उनका, क्योंकि अर्ली लाइफ में वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हैं, नॉर्मली नेचुरल कंडीशन से एक्सपोजर उनका बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर ऐसे लो रहती है। तो ओवरऑल ये जो पैराग्राफ है ये आपको एलर्जी में याद करना है अच्छे से। इसमें सबसे फर्स्ट तो क्या है, एलर्जी की डेफिनेशन ही याद करनी है कि द एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम का अचानक हाई इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन जो अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उनके लिए जो रिस्पॉन्स है वो एलर्जी बोला जाएगा। और इसके अंदर जिनके खिलाफ ये एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उनको क्या बोलेंगे, एलर्जेंस बोलेंगे। इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेंगी, आईजी ई टाइप बनेंगी। कॉमन एग्जांपल्स कौन कौन एलर्जेंस के, जो माइट्स वगैरह हैं डस्ट में, या पोलन ग्रेन है, या एनिमल डेंडर हैं, वो हैं। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, स्नीजिंग, वॉटरी आई, रनिंग नोज एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग दिखेंगी। अब एलर्जी हो क्यों रही है, कौन से केमिकल अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल हो रहा है। फिर पता लगाने के लिए एलर्जी का क्या करेंगे, उस पेशेंट को एक्सपोज करेंगे, इंजेक्ट करेंगे स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस के साथ, और उसकी रिएक्शन स्टडी करेंगे। फिर ठीक करने के लिए मेडिसिन की फॉर्म में क्या ड्रग्स यूज कर रहे हैं, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, वो कम कर देंगे। और एक ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर सोचे तो क्या रीजन है एलर्जीज रिस्पॉन्स के, कि अपनी जो आज के टाइम पे ओवरऑल इम्यूनिटी है वो काफ़ी लो लेवल की हो गई है, और हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एनवायरनमेंट के लिए। जैसे अपने मेट्रो सिटी में जो पर्सनस हैं, बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू जो अपने रूरल एरिया में हैं उनके कंपेयर में काफ़ी लो रहती है, तो वो ज़्यादा जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से याद करना है और नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ते हैं, ये है ऑटो इम्यूनिटी। तो इसमें वर्ड लिख रखा है ऑटो इम्यूनिटी। तो क्या कहते हैं, जो अपने हायर वर्टिब्रेट्स हैं जितने भी, तो भाई इन सब के अंदर क्या बनती है हायर वर्टिब्रेट्स में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है, जो अपनी लिम्फोसाइट्स वगैरह से प्रोवाइड होती है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बट अपनी ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये कैसी रहती है, मेमोरी बेस रहती है, कि इसको फर्स्ट एनकाउंटर का पता रहता है, मेमोरी रहती है उसकी, और सेकंड टाइम पे वो मैसिव प्रोडक्शन एंटीबॉडीज़ की स्टार्ट करके जल्दी से उसको ख़त्म कर देती है फॉरेन पार्टिकल को। तो ये मेमोरी बेस्ड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये इवोल्व हो रही है किन के अंदर, हायर वर्टिब्रेट्स में है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये किस पे बेस है, बेस ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल। तो हायर वर्टिब्रेट्स की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो मेमोरी बेस है, वो किस पे काम करती है, वो क्या एबिलिटी शो करती है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो पहचान सकती है कौन सा फॉरेन पार्टिकल है और कौन सेल्फ सेल है, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है नॉन सेल्फ एंड सेल्फ सेल के बीच में। ये उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे अपन ये जो इम्यूनाइजेशन है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की चीज़ें वो यूज करते हैं, कि उसमें पहले जैसे पोलियो के केस में इनएक्टिव वायरस दे दिया पहले, तो उसके खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी, और साथ में सेकंड टाइम के लिए मेमोरी बी सेल बन जाएंगी। तो अगर सेकंड टाइम पे अगर नेचुरल इन्फेक्शन से वो वायरस आ गया तो अपनी बॉडी मैसिव प्रोडक्शन एंटीबॉडी का करके उसको किल कर देंगी। तो ये हम उसकी मेमोरी एक्टिव अपना जो एक्वायर्ड सिस्टम है उसकी मेमोरी के हिसाब से ही तो काम करा रहे हैं। तो कह रहा है वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, कि वो कैसे काम करता है, टू कोरोलरीज, दो जो मेन पॉइंट्स हैं डिस्कशन के पता हैं, टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड, कि दो बेसिक बातें पता है जिन पे पूरी इम्यूनोलॉजी स्टडी है जो वो काम कर रही है। एक तो क्या, फर्स्ट वन,
कि हायर जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मोलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कि हम कोई भी फॉरेन मोलिक्यूल यानी कि किसी भी कोई बुरा बैक्टीरिया वायरस नहीं आया, उसकी कोई बस एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड आ गई, उसकी एक प्रोटीन आ गई जो हमारे लिए टॉक्सिक है, तो उसको भी पहचान लेगी अपनी बॉडी, और फॉरेन पूरे ऑर्गेनिज्म को भी वो पहचान सकती है। तो हायर वर्टिब्रेट्स में ये सेल्फ नॉन सेल्फ सेल को पहचानने की प्रॉपर्टी है, एक तो ये बात पता है। तो इसी पे कौन टिका हुआ है, इस पॉइंट्स पे, कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, कि मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एस्पेक्ट। तो अपनी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी है, हम इम्यूनोलॉजी में जितनी स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो इसी बात पे करते हैं कि भाई हमारी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट किसको पहचान पा रही हैं, किसको नहीं पहचान पा रही हैं, वो किसको किल कर पाएंगी, किसको नहीं किल कर पाएंगी। तो इसी पे सारी स्टडी चलती है, डिजीज से रिलेटेड काम हो रहा है। बट दूसरी एक प्रॉपर्टी और क्या है अपने इम्यून सिस्टम की, ठीक है ये तो ठीक है, डिजीज़ वगैरह को ट्रीट करने में यूज हो रही है कि अपनी बॉडी पता लगा लेती है ये अपनी सेल्फ सेल है, ये नॉन सेल्फ है। बट एक और अपनी पॉइंट क्या है इम्यून सिस्टम का, टू इज़ दैट कि सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन्स, जेनेटिक डिसऑर्डर से या किसी और रीजन से, कई बार जो अपना इम्यून सिस्टम है, द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, कि अपना जो इम्यून सिस्टम हो किसको अटैक करने लग जाता है, अपनी ही सेल को अटैक करने लग जाता है। तो एक कोरोलरी, एक पॉइंट अपने इम्यून सिस्टम के बारे में ये भी है कि कई बार वो जेनेटिक रीजन्स की वजह से या किसी अदर अननोन रीजन्स की वजह से अपनी बॉडी की सेल्स को ही अटैक करने लग जाए, उनको किल करने लग जाए, तो वो भी कंडीशन देखने को मिलती है। और इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन डैमेज टू दी बॉडी, तो अपनी बॉडी की प्रोटीन्स को या किसी पर्टिकुलर सेल को वो अफेक्ट करने लग जाएगी, किल करने लग जाएगी। तो उस केस में उस डिजीज कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज, कि वो इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के खिलाफ ही, खुद सेल के खिलाफ ही क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है उस केस के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, तो ऐसी ये इम्यूनिटी जो अपनी बॉडी के खिलाफ ही काम करे और ऑटो इम्यून डिजीज को लीड करे, वो बोली जाती है ऑटो इम्यूनिटी। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मतलब गठिया रोग जो आ जाते हैं, जोड़ों में दर्द वाला, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो अफेक्ट करता है, विच अफेक्ट मैनी पीपल इन आवर सोसाइटी, एक्चुअल में वो कौन सी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कैसे है कि उसमें अपनी ही बॉडी की पर्टिकुलर सेल को अटैक करने लग रही है। और जैसे जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें कौन काम नहीं कर रहा, अननोन साइनोवियल जॉइंट का एंटीजन, कि जो साइनोवियल जॉइंट बनाने में जो एंटीजन होता है, कोई प्रोटीन होती है, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसी को मारने लग जाता है। तो वो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कौन सी डिजीज़ को लीड करेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लीड करेगा। ऐसे ही एक और डिजीज़ आई है जो आपने 11th में भी पढ़ी है, मिस्थीनिया ग्रेविस। इसके अंदर क्या रहता है कि सिग्नल जो है, न्यूरल सिग्नल, वो मसल तक रीच करता है, और मसल के ऊपर तो न्यूरल सिग्नल में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा होता है, एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन मसल पे जाके बाइंड करेगा, मसल सेल पे इसके रिसेप्टर होते हैं। लेकिन अपने इम्यून सिस्टम ने एसिटाइल कोलिन पे जो रिसेप्टर थे उनको ही किल कर दिया। तो अब जो न्यूरल सिग्नल में एसिटाइल कोलिन आया वो मसल सेल पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो नर्वस सिस्टम ने, न्यूरल सिस्टम ने जो सिग्नल दिया मसल को सिग्नल मिलेगा ही नहीं। तो मसल क्या हो जाएगी, पैरालाइसिस हो जाएगी। तो मिस्थीनिया ग्रेविस भी कैसी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कि अपनी बॉडी की सेल उस रिसेप्टर को, ये रिसेप्टर एक्चुअली बना किससे होता है, एक प्रोटीन से ही बना होता है, तो वो इसको ही किल कर देगी अपनी बॉडी। ऐसे और भी एग्जांपल है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो भी अपना एक एग्जांपल है। ग्रेव्स डिजीज आपने पढ़ा होगा 11th में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है थायराइड ग्लैंड पे, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो रिलीज किया पिट्यूटरी ने, बट ये जाके एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे और थायरोक्सिन की प्रोडक्शन चालू कराएगा। लेकिन इसका जो रिसेप्टर है थायराइड पे वो ही किल हो गया, तो थायरोक्सिन बनेगा नहीं उस केस में। तो वो कौन सी डिजीज़ को लीड करेगा, ग्रेव्स डिजीज़ को लीड करेगा। ऐसे ही टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, जो डायबिटीज़ है टाइप 1 वाली, उसमें अपनी पैनक्रियाटिक बी सेल का एंटीजन किल हो जाता है, अपनी पैनक्रियाट की बी सेल काम ही नहीं करेंगे उस वाले केस के अंदर भी।
तो वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कौन सी डिजीज़ के, ऑटो इम्यून डिजीज़ के। इसमें आपको सबसे अच्छा कौन याद रखना है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस याद रखना है, जिसके अंदर अपने साइनोवियल जॉइंट्स जो रहता है उसका कोई एंटीजन, उसकी कोई प्रोटीन अफेक्ट हो जाती है और उसको किल करने में कौन ही रोल प्ले करेगी, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम ही काम करेगा। तो ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है। तो आपको इसमें बस दो बातें मेन याद रखनी है कि भाई तीन बातें हैं। पहले तो क्या कि अपना जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है एक्चुअली वो किस पे काम करता है, कैसे होता है, वो मेमोरी बेस होता है कि वो ईजिली ये पहचान पाता है कौन अपनी बॉडी की सेल्फ सेल है, कौन नॉन सेल्फ सेल है। और हायर वर्टिब्रेट्स तो ये कर ही सकते हैं। दो कोरोलरीज हैं इसके बारे में, दो मेन कंसेप्ट हैं, पॉइंट हैं कि अपनी बॉडी फॉरेन मॉलिक्यूल को भी और फॉरेन ऑर्गेनिज्म को भी पहचान सकती है। और दूसरा क्या है कि ड्यू टू कई बार समटाइम ड्यू टू जेनेटिक या अदर अननोन रीजन्स अपनी बॉडी खुद की सेल को ही अटैक करने लग जाती है, किल करने लग जाती है और डिजीज़ कंडीशन को अराइज कर देगी। तो वो क्या बोली जाएगी, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोली जाएंगी। और उसका एक एग्जांपल जो याद करना है वो कौन सा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो अपनी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को हार्म करता है। उसके अलावा जो एलर्जी वाला था वो मेन पॉइंट आपको याद करना था।